हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन में जुलाई वाले जो मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। कल की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, टेक्निकल इशूज़ था, वीडियोस की क्वालिटी भी ख़राब थी और उसका मोड भी था जो वो भी गड़बड़ था। तो कल हमने जो केवल 2 ही आर्टिकल्स किए थे, आज हम उसको आगे बढ़ेंगे और उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे आने वाले क्लासेस में, जो कुछ कल के क्लासेस हैं। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं नाबार्ड पे। ये आर्टिकल दिया हुआ है नाबार्ड पे। तो नाबार्ड जो है जीएस 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैंकिंग्स वगैरह में भी जो कुछ बैंकिंग सेक्शंस दिया है, यूपीएससी का प्री जो होता है, यूपीएससी का प्री होता है, उसमें नाबार्ड और अन्य जो बैंक्स होते हैं उनसे संबंधित जो होता है, ठीक है, उससे प्रश्न बनते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है यूपीपीसीएस में डायरेक्ट नाबार्ड के जो किस समिति के सिफारिश पर हुआ, फिर कब शुरू हुआ, ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस 3 में। इसको मेन संबंधित भी लिख सकते हैं और प्री संबंधित भी इसमें इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या है, चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नाबार्ड ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य किया है। किसने बोला? केंद्रीय गृह मंत्री ने। किसको बोला? नाबार्ड को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की जब बात कर रहा है तो क्यों ऐसा है कि नाबार्ड जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य किया है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नाबार्ड का उद्देश्य क्या था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं प्री संबंधित नाबार्ड में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है नाबार्ड के लिए। तो नाबार्ड में प्री में देखिए ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे और बनते भी हैं। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आप समझ गए होंगे नाम से ही। इसका उत्पत्ति कब हुआ? 1982 में बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। किसके सिफारिश पर? बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। कब? 1982 में। 1982 में। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ठीक है। इसका कार्य क्या था उस समय संस्थाओं को, ठीक है, कृषि ऋण से संबंधित आरबीआई के कार्य और एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पुनर्वित्त संबंधी कार्य। रिफाइनेंस शब्द को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। रिफाइनेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया गया, ठीक है, 1 लाख रुपए का, हम उसको चुका नहीं पाए, तो उसको चुकाने के लिए फिर जो है नया ऋण लेंगे कहीं से फिर, यानी मान लीजिए कि 50,000 का ऋण लिए, 25,000 का ऋण लिए, तो वही उसको रिफाइनेंस होता है, वही उसी को बोलते हैं रिफाइनेंस। यानी कि मौजूदा ऋण को चुकाने के लिए नया ऋण लेना क्या होता है? रिफाइनेंस होता है, ठीक है। तो ये इसी कार्य को एग्रीकल्चर रिफाइनेंस यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफाइनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया गया, उसी के पुनर्वित्त संबंधी कार्य किसको सौंपे गए थे? नाबार्ड को। इंपॉर्टेंट क्या है, नाबार्ड किसके अंतर्गत कार्य करता है? वित्त मंत्रालय। ये यूपीएससी में अगर स्टेटमेंट बना देगा तो अधिकतर लोग गलत कर देंगे, इसको गलत कर ही देंगे। पहली बात क्या रखना है, 1982 में इसका गठन हुआ, किसकी सिफारिश पे? शिवरामन समिति पे, ठीक है। कब हुआ? 1982 में, ठीक है। किसके मंत्रालयगत कार्य करता है? वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। स्वामित्व किसका है? भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। इस पर यह भी ध्यान देना है कि भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। विजन क्या है इसका कि ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है? राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में कार्य करना है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होगा कि सहभागी वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेपों के माध्यम से क्या करना है? संधारणी और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। अच्छा, गैर ऋण संबंधी कार्य क्या होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के और सहकारी बैंकों के वित्तीय समावेशन के प्रयासों का समर्थन करना, आजीविका के अवसरों, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास, इसकी जो है गैर ऋण संबंधी यानी कि जो इस ऋण देने के अलावा जो है ये कार्य होते हैं। और क्या होता है ऋण देने का कार्य जो क्या है, उसमें 2 चीज़ें हैं कि रिफाइनेंस करना, जो मैंने बताया आपको, रिफाइनेंस करना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। फिर क्या कि कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प के प्रचार विकास के लिए ऋण प्रवाह उपलब्ध कराना। एफपीओज और पीएसीएस इसी तरह के संस्थाओं को क्या करना? ऋण देना। ये जो है आपका ऋण संबंधी कार्य। सबसे इम्पॉर्टेंट यूपीएससी क्या फोकस करता है, इसमें से आपको क्या लग रहा होगा? इसका फोकस समिति पे करेगा, मंत्रालय करेगा, स्वामित्व करेगा, ठीक है, रिफाइनेंस वाला पे कर देगा। और सबसे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्या है? सांविधिक निकाय। यानी नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक है सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय है, यहीं उठा कर दे देगा गैर संवैधानिक निकाय है। एक
भारत सरकार के स्वामित्व का एक मात्र संस्था है, ऐसे अगर क्वेश्चन बना दिया आप गलत कर देंगे। ये सांविधिक निकाय है क्योंकि एक्ट के तहत जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो एक्ट का निर्माण होने के कारण क्या हो गया, सांविधिक निकाय हो गया। तो अभी क्या है, इसका प्रोत्साहन के लिए जो क्या किया गया है कि ग्रामीण अवसंरचना और विकास निधि के लगभग 5 लाख स्वीकृत किए गए हैं। छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये क्या है, ये है कि वाटर शेड विकास निधि और जनजाति विकास निधि का आजीविका हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रयास क्या किए गए हैं। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट वाडी मॉडल। ठीक है, वाडी मॉडल ये क्या है, जनजाति जनसंख्या के आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका जो मुख्य विशेषता है नाबार्ड का वो क्या है कि देश के जनजाति जो ये क्या है कि वाडी मॉडल जो है इसका मुख्य विशेषता क्या है कि देश के जनजाति, गैर जनजाति, खनन प्रभावित क्षेत्रों में संधारणीय कृषि करना, सामाजिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जीवन की गुणवत्ता के सुधार के माध्यम से किसानों की आय में आर्थिक उत्थान करना है। रीफाइनेंस वाला चीज़ में है जो आपको बताया था, रीफाइनेंस का यही है, 20 लाख करोड़ रुपए का रीफाइनेंस दिया है। ठीक है, अब क्या है कि नाबार्ड जो क्या करता है कि ग्रामीण सहकारी बैंकों और रूरल जो है डेवलपमेंट होते हैं, रीजनल रूरल डेवलपमेंट होते हैं, आरआरबीज होते हैं, उनका सुपरवाइज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। नाबार्ड क्या करता है कि जो आरसीबीज होते हैं यानी कि तुम्हारा जो है ग्रामीण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज, ठीक है, इन दोनों को सुपरवाइज करता है, निरीक्षण करता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये कामकाज की देखरेख करता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करती हैं कि अब ये संबंधित मुद्दे क्या हैं। मुद्दे एक चीज़ और है कि यूपीएससी क्या करता है कि बहुत सारी चीज़ों में ये 2-3 चीज़ें लाती हैं कि वो नाबार्ड से संबंधित मुद्दे पूछ देगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन दे देगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या देगा, उसके सुधार हेतु कुछ उपाय दे देगा। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मुद्दे क्या हैं, ऋण वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन है, इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, भूमि जोत के आधार पर असमानताएँ हैं। ठीक, और इसी के साथ साथ क्या है, इसका मुख्य कारण कुल क्या है कि कुल जो है इसका ऋण का जो वितरण में आरआरबी जो सहकारी समिति का जो हिस्सेदारी है वो कम है। ठीक, डेटा लिख सकते हैं आप। अब एक चीज़ है कि ऋण वितरण में लैंगिक असमानताएं भी है। किसके डेटा के अनुसार, विश्व बैंक फाइनेंस डेटा के अनुसार केवल 5% महिलाएं ऋण लेती हैं। बैंक नौकरशाही और लाल फीताशाही है। ठीक है, ऐसी बाधाएँ हैं। और संस्थागत, इससे क्या होता है कि इन सारी जो चुनौतियों की वजह से क्या होता है, किसान क्या है कि महंगे और गैर संस्थागत स्रोतों पर ऋण लेने के लिए विवश और निर्भर हैं। तो करना क्या चाहिए, लैंड लीज मार्केट को बढ़ावा देना चाहिए। सर, नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित है प्रस्तावित लैंड लीजिंग एक्ट, इसके तहत क्या होना चाहिए कि जो इसको अपने कानून ढांचे में सुधार करके राजस्व संबंधी जो लैंड है यानी कि जो ज़मीन है उसके अनुसार उस पर औपचारिक ऋण में सुधार किया जा सके, उसको दिया जा सके। भूमि अभिलेख यानी कि भू सुधार बहुत जरूरी है। भूमि अभिलेख का कंप्यूटरीकरण बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि ऋण लेने में और देने में और फर्जीवाड़ा रोकने में सहायता मिलेगी। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। कैसे, जो भारत का ये नक्शा देखिए, यहाँ मध्य पश्चिमी भाग हो गया, मध्य भाग हो गया, ठीक है, और पूर्वी भाग हो गया। तो पूर्वी भाग में क्या है, वहाँ पर ऋण का जो असमानताएँ हैं उसके वजह से क्या है कि वहाँ पे जो ऋण की असमानता इस मामले में है कि वहाँ जो है उपलब्धता नहीं है ऋण की। ठीक है, वहाँ के लोग उस तरह के जागरूक नहीं है और गैर संस्थागत स्रोतों पर अधिक निर्भर है। जनजाति लोग भी निवास करते हैं, तो वहाँ तक अभी पहुँच उस तरह की नहीं बनी जिस तरह की पश्चिमी और मध्य भाग में। ठीक है। क्रेडिट गारंटी योजना बनाई जा सकती है। ठीक है, समग्र ग्रामीण विकास के लिए क्या करना चाहिए, अवसंरचना निर्माण, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली आदि वगैरह तक ले जो किसानों के समक्ष जागरूकता और उनके लिए पहुँच सुलभ बनाने के लिए मोबाइल बैंकिंग आदि का इस्तेमाल भी, ठीक है, वो किया जा सकता है, जिससे जो है इससे सुधार होगा। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के लिए कौन कौन सी पहल की है। अगर कोई यूपीएससी का प्री का क्वेश्चंस पीवाईक्यूज देखता होगा उसे पता होगा कि लीड बैंक योजना यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट के तौर पे पूछा था। ठीक है, लीड बैंक योजना, बहुत लोग उसको गलत करके चले आए थे, बहुत लोग गलत किए थे उस साल। लीड बैंक योजना यूपीएससी ने प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चीज़ें यहीं से आती हैं, ये कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता, उसी में से चीज़ें निकालनी होती है, जो काम मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, जो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, इसमें क्या है कि सरकार ने क्या बोला कि स्वयं सहायता समूह और बैंक लिंकेज कार्यक्रम भी चलाया। केसीसी योजना लाई गई। केसीसी योजना कब लाई गई, कमेंट करिएगा जरा तो। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई गई। तो इससे क्या हुआ है
कि जो ऋण लेने के लिए, ठीक है, ये जो इसका विस्तार है ऋण देने का, उसको भी प्रभावित हुआ है और उसको सकारात्मक रूप से ये प्रभावित हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है, कुछ चुनौतियां विद्यमान है, जिन चुनौतियों का हमने विवरण दिया और उन चुनौतियों को जिस प्रकार से हमने आगे की राह में सुझाई है उस तरह से दूर किया जा सकता है। तो ये वाला कंटेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि एक चीज़ और है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़ने का मतलब क्या है इसमें, इससे है कि इससे प्री से प्रश्न बनता है, खूब प्रश्न बनता है। योजनाओं संबंधित कोई कार्यक्रम हो, सरकार की पहल हो, इससे यूपीएससी जो है डीप में जाकर प्रश्न पूछता है, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, देख लीजिए। अभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए ये जो अभी देखिए 2019 का क्वेश्चन था, इसमें क्या है, पेट्रोलियम, ये प्रश्न पूछा हुआ है 2019 में, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से पूछ दिया है, ठीक। अब क्या है इसमें, एक दीजिए वो देखिए, अटल इनोवेशन मिशन 2019 में ही पूछा हुआ है, किसके अंतर्गत आता है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या पूछा है, उन्नत भारत अभियान सरकार की कुछ भी होती है, ये भी प्रश्न पूछा 2017 में। डीप में थोड़ा पढ़ना जरूरी होता है, तो क्योंकि क्या है कि इसमें से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब देखिए नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पूछ दिया है, ये सारे क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर डाला हूँ, आप सॉल्व करिएगा। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन दे दिया है और ये 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, 4 क्वेश्चंस दे दिए हैं स्टेटमेंट के तौर पे। चार ये मान लीजिए 4 क्वेश्चंस ही हैं भाई, ठीक है। एक तरह से ये आपको इसमें से सही गलत करना है, एलिमिनेट करना है, तो ये हो गया। इससे क्या होता है, देखिए एक मिशन इंद्रधनुष से क्वेश्चन बन गया, एक योजना से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2016 में प्रश्न बनाइए। इससे क्या होता है कि प्रश्न जो बनने की जो प्रकृति होती है, ये मनरेगा पे प्रश्न हो गया, मनरेगा पे यूपीएससी का 2011 का प्रश्न हो गया। तो इससे जो होता है यही आप समझ में आता है कि योजनाओं से प्रश्न बनता है, और योजना अगर कोई भी अगर हमें न्यूज़ में मिलती है उसको पढ़ना जरूरी होता है। तो हम लोग जो मंथली मैगजीन में जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसको कुछ भी छोड़ना नहीं है। प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से मैं पीवाईक्यू के साथ पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई भी कंटेंट, क्रेडिट तो सारा विजन ऐसा हो जाता है इन्होंने इतनी अच्छी मैगजीन बनाई, पर उसको सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेशन भी मिलता है, सपोर्ट करिए। इसमें क्या है कि 31 जनवरी 2023 तक क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत क्या होना चाहिए, क्या हो गया, 96% और 97% तक का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। किसके, कौन बोला है, रिपोर्ट में आई है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। 2000 में इसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र प्रायोजित योजना है। अच्छा, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, इस मतलब कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो है सड़क संपर्क योजना के तौर पे जो है इसको लाया गया था। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसको जो लाया गया 2016 में। इसका घटक योजना था, जिसमें क्या था कि जो 9 राज्य वामपंथी उग्रवाद संबंधित है उसमें 44 जिलों में रोड कनेक्टिविटी लाना है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एक चीज़ और भी है कि यह क्या करता है कि ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंट सिस्टम, ये क्या है, इसकी निगरानी के लिए स्थापित एक तंत्र है। दूसरा चीज़ क्या है कि नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है, NRIDA। ये क्या करता है कि जो योजना के कार्यों का जो निष्पादन है वो राज्य सरकार करता है, और जो, ठीक है, मतलब मान लीजिए ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई रोड बनी, ठीक है, तो राज्य क्या करेगी, जो कार्य कराएगी उसका जो है निष्पादन करेगी कार्यों का। और सरकार क्या, मतलब केंद्र सरकार क्या करती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वो NRIDA के थ्रू जो है इसकी निगरानी करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपका। ये इसका चरण देख लेना एक बार कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ 3 चरण थे, 2000 में स्टार्ट हुआ, तीसरा चरण 2019 में स्टार्ट हुआ है, और ये क्या करना है 2025 तक चलेगा, मार्च 2025 तक, ठीक है। इसमें करना क्या है कि ग्रामीण कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अस्पताल आदि से जो है ग्रामीण गांव की सड़कों को आपस में जोड़ना है, ये इसका लक्ष्य है। अभी क्या है कि कुछ मुद्दे भी हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। इसमें मुद्दे क्या है कि आवंटित धनराशि खर्च नहीं की जाती है, ठीक है। भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं हैं, चूँकि क्या है कि भूमि संबंधी समस्याएं, भूमि सुधार अभी उस स्तर पर नहीं हुए। बहुत जगह पर क्या है कि बंजर और जैसे विवाद होते हैं, लाल फीताशाही, नौकरशाही वगैरह से भी कुछ चीज़ें फंस जाती हैं। भूमि अधिग्रहण में तमाम चुनौतियाँ हैं। परियोजनाओं का खराब कार्यान्वयन होने से जो है क्या होता है कि क्रॉस चेकिंग नहीं होती, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है, कनेक्टिविटी नहीं होती, ठीक, अवसंरचना संबंधी दिक्कतें होती हैं, तो इससे भी दिक्कतें आती हैं। कैग का रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि आवंटित निधि जो है इसमें बहुत सारे क्या होता है कि अन्य कार्यों में इसका उपयोग होता है,
ठीक, गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानी और मूल्यांकन क्या है कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। इसमें क्या है कि क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का स्थापना नहीं है, जिसके कारण और दिक्कतें होती हैं। उपकरणों की अनुपलब्धता है और प्रशिक्षित जनशक्ति नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि समिति ने इस बार बोला कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है बनाई गई सड़कों में अधिक भार ढोने वाले वाहनों को रोका नहीं जाता, इसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और सड़कें टूट जाती हैं। ऑडिट तौर पे जो है, ठीक है, ऑडिट के तौर पे भी जो है ये डेटा को अपडेट नहीं किया जाता और ऑडिट भी नहीं होता है। इसकी वजह से क्या है कि ऑडिट में अनियमितताएं हैं, जिसकी वजह से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें संबंधित कुछ चुनौतियां हैं जिनको अपने अगर क्वेश्चन आया तो लिख सकते हैं, या आप बस जानिए कि उसको प्री के हिसाब से मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट था ऊपर था, बाकी अब प्री के हिसाब से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आगे क्या करना क्या चाहिए, स्टाफ का प्रशिक्षण करना चाहिए और नियमित समय पर उनका ट्रांसफ़र करना चाहिए। ठीक, राज्य द्वारा ओमास की जानकारी को अपडेट करना चाहिए, जिसमें योजना की जो भौतिक और वित्तीय प्रगति हो, अपडेट जानकारी एकदम हो। कार्यान्वयन एजेंसियों को जो है पर्याप्त संख्या में स्थापित करना चाहिए, कहाँ पे, जहाँ जो जिले पिछड़े हैं, जो राज्य पिछड़े हैं। और योजनाओं की समयबद्ध प्रगति के लिए क्या करना चाहिए, हितधारकों से परामर्श लेना चाहिए। गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को स्थापित करना चाहिए। ठीक, अन्य कार्यों में जो निधि का आवंटन होता है ग्राम सड़क योजना के जो धन होते हैं उसको रोकना चाहिए। और भूमि डिजिटलीकरण का कार्यक्रम के पूरा करने से क्या होगा कि जो भूमि अधिग्रहण है वो जल्दी से स्पष्ट तरीके से और एकदम पारदर्शी तरीके से हो पाएगा। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था वो आपको ऊपर मैंने बता दिया है। अब आता है एक चीज़ और, इसमें मनरेगा पे क्या है कि अभी आपको मैंने दिखाया कि मनरेगा पे, देखिए मनरेगा पे ये प्रश्न बना 2011 में, यूपीएससी का ये प्रश्न बना 2011 में, ठीक, प्री में। तो मनरेगा पे भी प्रश्न बन सकता है, इसमें संभावनाएं भरपूर है। मेंस में मनरेगा पर बहुत बार प्रश्न बनता है, क्योंकि क्या है कि एक ऐसी योजना है जिसकी सराहना विश्व स्तर पे की जाती है। तो मनरेगा, और न्यूज में भी इस साल है, क्योंकि क्या है कि सरकार ने इसका जो है बजट जो एलोकेशन हुआ तो उसका जो फंड था वो कम कर दिया, तो न्यूज़ में इसलिए भी है। मनरेगा ने सवाल पूछा 2022 में कि मनरेगा ने न केवल प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों के निर्माण में योगदान दिया, बल्कि क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण मांग और रोजगार बढ़ाने में मदद करता है। इस योजना से जुड़ी उपलब्धियों और मुद्दों पर चर्चा करें। आप समझ गए होंगे कि ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है, दृष्टिकोण भी बताया गया है। ठीक, और इसी दृष्टिकोण के साथ हम लोग ये कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन था, इसके हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो हम कंटेंट जल्दी से पढ़ पाएंगे। अभी क्या है, अभी सुर्खियों में क्यों रहा, इसको पढ़ लेते हैं करंट के हिसाब से। देखिए सुर्खियों में क्या रहा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री क्या किया, इसने संसदीय स्थायी समिति क्या की, रिपोर्ट प्रस्तुत की और मनरेगा से संबंधित कुछ चुनौतियां और समस्याएं थी, उसको प्रकाश डाला और समाधान हेतु सिफारिश दी। यही चीज़ अगर हम उसको आंसर्स में लिख दें तो हमारा आंसर ऑथेंटिक आंसर होगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से लिखना होता है। अब पहले मनरेगा के बारे में थोड़ा सा प्री स्पेशल जान लेते हैं। ये है क्या, प्रकार इसका क्या है कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसके अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। करना क्या इसमें, उद्देश्य इसका क्या है कि अकुशल लोग जो है मैनुअल वर्क जो करते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक पूरक आजीविका को कानूनी अधिकार बनाया गया है। ये कानूनी अधिकार है, ठीक है, ध्यान देना है, कानूनी अधिकार शब्द पे। लाभार्थी क्या होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करने वाले हैं परिवार के 18 साल से अधिक सदस्य जो होते हैं, 18 साल से अधिक वाले, ठीक है, सभी वयस्क जो होते हैं वो लाभार्थी हैं। और यूपीएससी ने प्रश्न क्या पूछा था प्री में कि कौन लाभ करने के प्राप्त कौन से हैं। इसमें ऑप्शंस में अगर आप देख रहे होंगे तो केवल अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे वयस्क तथा सभी पिछड़े समुदाय, यानी कि इसमें ऑप्शन होगा किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य। आप समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। तो ऐसे ही ये प्रश्न पढ़ना होता है। क्रियान्वयन क्या कैसे होता है कि ग्राम सभा जो होती है, ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज में ग्राम सभा जो होती है वो तय करती है कि कौन कौन से कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, और ऐसे ही जो कार्यों क्या करती है कि सोशल ऑडिट करती है। सोशल ऑडिट, आप समझ में आ गया, सोशल ऑडिट। मैं आपको GS 3 जब पढ़ाऊंगा खूब अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा GS 3 में। अभी मैं क्लासेस मेंस की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें एकदम टॉपिक वाइज लेने वाला हूं और एकदम हैंड रिटेन नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सारा कुछ एकदम एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा और वहाँ उस क्लास को पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बताऊंगा सोशल ऑडिट के बारे में और विस्तार से। अभी इसको देखते हैं कि समस्याएं क्या है।
तो समस्याएं अगर लिखना होता है तो मान लीजिए कि सरकार ने जो ये समिति ने जारी किया, उसमें आप क्या करते हैं कि आप एक चीज़ ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए आंसर लिखना समस्याएं लिखेंगे, समस्याएं, ठीक, उसमें 2-3 ऐसे एरो दे दिया और ये 3-4 दे दिया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, आवंटन संबंधी समस्याएं, एक हेडिंग हो गया। दूसरा क्या हो गया, संस्थागत समस्याएं, ठीक है, दूसरा हेडिंग। तीसरा हेडिंग में प्रणालीगत समस्याएं, ठीक है, और चौथा हेडिंग है महिलाओं संबंधी। ये चार हेडिंग के जो दिए रहेंगे, उसके अंदर भी सब हेडिंग दे करके आप क्या लिखेंगे, यही चीज़ को लिखना होगा। इसी चीज़ को फ्रेम करना मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे फ्रेम करते हैं आंसर को। इसमें क्या करेंगे कि बजटीय आवंटन में कटौती हुई है, 2021-22 में 34% बजट कम दिया गया। मजदूरी के भुगतान में देरी हुई है, इससे क्या होगा कि अवसंरचना संबंधी बाधाएं होगी, फंड की कमी होगी, प्रशासनिक लापरवाही होगी। मुआवजा नहीं दिया जाना, क्या है कि जो विभिन्न चरणों में जो देरी होती है उसकी सही से गणना नहीं होती है, वेतन विलंबित भुगतान होता है, उसे कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसका सीधा इफेक्ट किसको पड़ता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको पड़ेगा। जो संस्थागत समस्याएं लिखेंगे उसके अंदर सब हेडिंग्स में डालकर लिख सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं की अपर्याप्त क्षमताएं क्या है, तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं है, निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ ही रहा है, संसाधन की कमी, इसी कारण योजनाओं की तैयारी पर भी प्रभाव पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज़ है जवाबदेही जो है अस्पष्ट जवाबदेही है। सोशल ऑडिट अभी भी बहुत जगह लागू नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं है। दूर दराज के इलाकों में लोग जानते नहीं, जागरूकता की कमी है। तो जवाबदेही जो है वित्त पोषण करने वाली जो एजेंसी है, क्रियान्वयन करने वाली जो एजेंसी है, अलग अलग है, ठीक है। तो उसका दोनों का जवाबदेही राज्य और केंद्र स्तर पर अलग अलग हो जाने से ये इसमें भी अस्पष्टता है, और जो कार्य ग्रामीण स्तर पर हो रहे हैं उनमें भी अस्पष्टता विद्यमान है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रशासनिक शिकायत अधिकारी अर्थात लोकपाल की नियुक्ति न होना, ये भी एक बहुत बड़ी जो है बाधा है। किसमें, संस्थागत बाधाएं हैं, ओम्बुड्सपर्सन, ठीक है। प्रणालीगत समस्याएं क्या हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम वो क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है कि सीपीआई जो एएल है इसके आधार पे क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। कंज्यूमर सीपीआई, अभी मैं जो इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगा तो आपको सीपीआई, एमपीआई वगैरह, डब्ल्यूपीआई सभी चीज़ें करा दूंगा, ठीक है। उसमें वो कॉन्सेप्चुअल थोड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो सीपीआई जो है एग्रीकल्चर का जो है उसके आधार, एग्रीकल्चर लेबर के आधार पर क्या है कि मजदूरी निर्धारण नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके आधार पर इसके आधार पर मजदूरी निर्धारण जो होता है उससे संबंधित समस्याएं क्या हैं कि इसका जो मजदूरी सीपीआई एएल के आधार पर जो मजदूरी, एग्रीकल्चर लेबर के आधार पर जो मजदूरी निर्धारण होती है उससे होता ये है कि मजदूरी कम होती है। अगर रूरल लेबर्स के आधार पर होगी तो क्या होगा कि थोड़ी सी मजदूरी में बढ़ोतरी होगी। डिजिटल डिवाइड है, जिसके कारण क्या है कि डिजिटल हाजिरी लगाना बहुत दिक्कत होती है। जॉब कार्ड संबंधी भ्रष्टाचार है, ये है गांव में जो बहुत सारे जो प्रधान होते हैं वगैरह जो होते हैं अपने चहेते लोगों को रखते हैं, ठीक है, अपने टीम के अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको लोगों को रखेंगे, तो इससे ये भी समस्या है। डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये भी दिक्कत है इसमें। महिलाओं संबंधी तो मुद्दे हैं ही, चूँकि क्या है कि कार्यस्थल पर बाल देखभाल सुविधा, अन्य मूलभूत सुविधाएं, ये सब की कमी है ही। सुरक्षित पेयजल, साफ सफाई, स्वच्छता संबंधी समस्याएं हैं, और कम जागरूकता कारण क्या है कि कई बार इनसे धोखाधड़ी फाइनेंशियल तौर पे भी हो जाती है। सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, सरकार के प्रयास को लिख सकते हैं, ठीक है, सरकार को प्रयास को लिख सकते हैं और आगे की राह लिख सकते हैं। सरकार के प्रयास क्या किए गए हैं, डिजिटलाइजेशन किया गया है, सबसे बड़ी चीज़ है डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसमें क्या है कि डिजिटल हाजिरी लगाया गया। मनरेगा के सभी कार्यस्थल पर क्या किया गया कि जो NMMO ऐप यानी कि राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMO, इसी के ऐप से क्या होता है कि श्रमिकों की हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया सरकार ने। जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसी के आधार पर जो है योजना निर्माण जो है किया जा रहा है, किसके युक्त धारा पोर्टल पे, ठीक है। अच्छा, सिक्योर लाया गया, इसके लिए क्या किया एप्लीकेशन, सिक्योर एप्लीकेशन क्या है कि मनरेगा के तहत कार्य किए जाने वाले कार्यों के आकलन, तैयारी और मंजूरी के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जियो मनरेगा लाया गया, जिसमें क्या है कि मनरेगा के तहत कोई भी परिसंपत्ति निर्माण होती है उसका जियो टैग किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो लेखा परीक्षा सुनिश्चित होगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ठीक है। ये डिजिटलाइजेशन किया गया सरकार ने। अभी क्या है कि डीबीटी और MIS के थ्रू जो है इसके तहत क्या है कि पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जाता है। इससे क्या है कि जो दिक्कतें थी जो पहले प्रधान के पास आती थी, फिर प्रधान डिस्ट्रीब्यूट करता था, वहाँ समस्याएं थी, वो एक तरह से दूर हुई हैं। अन्य योजनाओं के साथ क्या है सरकार ने समन्वय किया है, जैसे कि मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को, दोनों को एक जोड़ करके इसी के तालमेल से
300 ब्लॉकों में क्लस्टर सुविधा परियोजना शुरू की गई है। सोशल ऑडिट को सरकार ने मंजूरी दिया है, ठीक है। इससे क्या है कि कैग कार्यालय का सहयोग लिया जा रहा है। अमरजीत सिन्हा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में अगर आप लिख दिए तो नंबर तो गेन होंगे ही। अमरजीत सिन्हा समिति, इसको नोट कर लीजिए। इस समिति ने क्या किया था कि मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आवश्यक और संरचनात्मक और अन्य सुधारों की सिफारिशों के लिए पहल किया था, ठीक है। अन्य पहल क्या है कि उन्नति का उद्देश्य है, इसमें कौशल क्षमता को बनाना है, प्रोजेक्ट उन्नति, ठीक। और सरकार ने क्या बोला कि जनजातीय परिवारों के लिए जो वन में क्षेत्र निवास करते हैं और सूचित ग्रामीण क्षेत्रों में जो गारंटी जो कार्य है उसके में थोड़ा बढ़ोतरी किया जाएगा, ठीक है। ये अन्य जो है इसमें कार्य किए गए। अब सिफारिशें जो की गई हैं और आगे की रहा, यूपीएससी में समितियां लिख देना एक क्या होता है ना कि आपके लिए आपके आंसर को ऑथेंटिक जो है एक स्वरूप प्रदान करता है। तो इसमें एक आपने देखा महेंद्र देव समिति एक है, इसमें क्या है कि मजदूरी पुनर्निर्धारण पे विचार करना चाहिए, मजदूरी निर्धारण पे पुनर्विचार करना चाहिए, किसके समिति के अनुसार? महेंद्र देव समिति के अनुसार, ठीक है। जो क्या करना चाहिए कि जो मजदूरी की मुद्रास्फीति जो है, जैसे जैसे मुद्रास्फीति इंक्रीज हो रही है और मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी जो मजदूरी है वो एक नियमित तौर पे स्थिर है, वो स्थिर है और ये इंक्रीज कर रही है। तो दोनों के बीच में जो असमानताएं हैं उसके खिलाफ सुरक्षा देने के लिए क्या किया गया कि सीपीआई जो आरएल है, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर्स हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है उपयुक्त सूचकांक, ठीक है। भुगतान प्रक्रिया को सरल करना चाहिए, भुगतान में पारदर्शिता करना चाहिए, ठीक है। ये आपका महेंद्र देव समिति जो है ये कहती है। क्षमता निर्माण करना चाहिए, क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रशासनिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए, ठीक है। और ये प्रशिक्षण देना चाहिए, नियमित सामाजिक लेखा सुनिश्चित करना चाहिए, कैग इसके लिए पहल करना चाहिए, ग्राम सभाओं का मजबूतीकरण हो, ठीक है। ऐसा तंत्र विकसित हो जो है योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके जो है लास्ट में ऑडिट तक में जो है वो साथ रहे। तीसरी चीज़ क्या है कि लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रभावी सूचना और शिक्षा और संचार नीति बनानी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण के तहत क्या करना चाहिए कि कार्यस्थल पे कार्य की प्रकृति, सुविधाएं और अन्य जो नियम और दिशा निर्देश वो सरकार को जारी करके उनके लिए सहूलियत देना चाहिए। शासन संबंधी सुधार भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। शासन संबंधी सुधार में क्या हो सकता है कि जैसे अन्य योजनाएं चल रही हैं, राष्ट्रीय वनीकरण मिशन, एकीकृत बागवानी मिशन, विकास मिशन, ठीक है, सड़क किनारे वृक्षारोपण, इनके तहत क्या है कि इनमें जो है मनरेगा का समन्वय करके और एक संस्थागत तंत्र बना दिया जाए। अपर्याप्त जो बजटीय आवंटन उसको समस्या को दूर करके क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित किया जाए। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रबंधन सहायता प्रणाली स्थापित की जाए, किसके लिए? मूल्यांकन और निगरानी के लिए। परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की जाए, डिजिटल उपस्थिति का प्रभावी आकलन किया जाए। इससे क्या होगी कि समस्याओं की जो संरचनात्मक दिक्कतें हैं, ठीक है, जो प्रणालीगत समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी और वित्त और फाइनेंस और कार्यस्थल पर जो है सहूलियत होगी मनरेगा लेबर्स के लिए भी, और कार्य भी जो है वो स्पष्टता से किया जा सकेगा। ये आपका कंटेंट हो गया। तो इस तरह से आपको मेंस में लिखना है, ठीक है। ये आपका मेंस के लिए हो गया और प्री के हिसाब से जो मैंने आपको बताया वो तो है ही, ठीक है। अब आता है खान खनिज और विकास विनियमन और संशोधन विधेयक, ठीक है। 2000 इसको मैंने जून वाले करंट अफेयर्स में, ये जून वाले करंट अफेयर्स में भी था, इसको मैंने जब आप उठाइए जून वाला करंट अफेयर्स पढ़िए, इसमें मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें देखनी है कि सरकार, बस रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ, जो लोग नहीं पढ़े हैं जून वाला भी देख सकते हैं। उसमें ये इस वाले आर्टिकल को उसी आर्टिकल को इसने यहाँ पे रिपीट कर दिया है। क्यों किया है कि संसद ने इसको पास कर दिया। वहाँ पे क्या था, अभी अधिसूचित किया गया था, यहाँ संसद ने पास कर दिया। ये करेगा क्या कि जो खान खनिज का विकास विनियमन अधिनियम जो है 1957 उसमें संशोधन करेगा, ठीक है। 2015 में भी संशोधन इसमें किया गया था, पर इस 2015 में क्या किया गया था कि जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, ठीक। अब इसको फिर 16, 20 और 21 में भी संशोधित किया गया और फिर क्या किया गया कि 2023 में भी संशोधन किया गया, ठीक है। अब ज़रूरत क्यों पड़ी वो देखना है, ठीक है, कि महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों की खोज और खनन क्या करना है, इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सरकार का जो लक्ष्य है स्वच्छ ऊर्जा अपनाना और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करना, ये भारत की प्रतिबद्धता के लिए क्रिटिकल खनिजों का महत्व बढ़ गया है। अभी क्या है कि खनन क्षेत्र में सीमित एफडीआई प्राप्त हुए हैं।
सीमित एफडीआई होने से क्या है कि जो एफडीआई जो खान खनिज क्षेत्र में 100% की सरकार ने अनुमति दे दी, पर क्या है कि इस खान और खनिज क्षेत्र में अभी भी एफडीआई जो है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो अभी उस स्तर तक नहीं प्राप्त हुआ है जितना अन्य क्षेत्रों में 100% की मंजूरी देने तक प्राप्त हुआ है। तो इन सारे दिक्कतों के कारण सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि इसमें संशोधन किया जाए। अब क्या किया जाएगा कि इसके प्रावधान क्या हैं ये देख लेते हैं कि जो गहराई में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं उसके लिए क्या है कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब क्या करेगी, नीलामी कैसे होगी, जो MMDR अधिनियम की 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध खनिजों के लिए नीलामी द्वारा जो है इस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिया जाएगा। 29 जो है खनिज इसमें शामिल हैं, जिसमें क्या है लिथियम, तांबा, पोटास, जस्ता युक्त जो है खनिज शामिल हैं। जो लाइसेंस होगा EL ये 5 वर्ष के लिए किया जाएगा और राज्य सरकार के पास आवेदन करके 2 वर्ष के लिए और इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, खनन पट्टा क्या है कि जो लाइसेंस धारक द्वारा ब्लॉक को निर्धारित समय सीमा के भीतर खनन पट्टे देने के लिए नीलाम किया जाएगा, जिससे राज्य सरकारों को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। और क्या होगा कि जो एजेंसी होगी वो मतलब नीलामी प्रीमियम में एक हिस्सा पाने की हकदार होगी। अच्छा, इस वाले जो संशोधन में परमाणु खनिजों की सूची में 12 खनिजों में से 6 खनिजों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, परमाणु खनिजों को बाहर कर दिया गया है इसमें 6 खनिजों को। और ये देख सकते हैं आप इसमें कि ये 6 खनिज हैं जो शामिल नहीं किए गए हैं, बेरिलियम और बेरिल युक्त खनिज, लिथियम, नोयोबियम, टाइटेनियम, ठीक है, जर्कोनियम। इसमें क्या होगा कि निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु निजी क्षेत्रों को अनुमति दी गई है। ठीक है, और जो इसमें निजी क्षेत्रों को अनुमति देने के बाद जो परमाणु खनिज शामिल नहीं हुए हैं उनको क्या है कि सरकारी उपक्रम के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या है कि महत्वपूर्ण खनिजों को लाइसेंस पट्टा देने हेतु नीलामी करने के लिए विशेष अधिकार किसको पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास रहेगा। यानी केंद्र सरकार क्या करेगी, इसमें भूमिका महत्वपूर्ण निभाएगी। ठीक है, ये जो है आपका कंटेंट है। इसमें राज्य सरकार की भूमिका क्या करेगी, इसमें मैंने आपको जून में पढ़ाया हुआ है, बस उसी को रिवीजन कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार की भूमिका क्या होगी कि जो नीलामी भले ही जो केंद्र सरकार करे, लेकिन सफल बोल जाता हूँ कोई इन खनिजों के लिए जो खनन पट्टा जो लाइसेंस होगा केवल राज्य सरकार ही देगी। ठीक है, राज्य सरकार को नीलामी प्रीमियम और अन्य जो है वैधानिक भुगतान प्राप्त होते रहेंगे। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, विदेशी निवेश उद्यमिता जो है इससे इसके लिए अनुकूल माहौल बनेगा। ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी, प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। ठीक है, निजी क्षेत्रों की भागीदारी से क्या अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, वित्त और विशेषज्ञता भी आएगी, आयात निर्भरता पर कमी आएगी, नीलामी प्रक्रिया में गति आएगी। ठीक है, इससे क्या, अब इसमें निष्कर्ष में क्या है कि आर्थिक समृद्धि, जलवायु संबंधी कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज कभी महत्वपूर्ण है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए इन खनिजों की खोज, खनन और विवेकपूर्ण उपयोग से समझौता नहीं किया जा सकता। ये बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो होते हैं कि ये क्रिटिकल मिनरल होते क्या हैं, महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, ऐसे खनिज होते हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अत्यधिक जो ये इसी को क्रिटिकल मिनरल बोलते हैं। और अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं, ऐसे खनिज में क्या होता है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम होते हैं जो भू प्रॉपर्टी की गहराई में होते हैं। शब्दावली आप समझ गए होंगे इसमें से। ठीक है, तो ये मैंने जून में इसको कराया हुआ था। अब बस 2 दिन का और है, इसमें इकोनॉमिक्स खूब अच्छे से कर लेंगे GS3 के हिसाब से। अब कल की क्लास क्या होगी, मेंस स्पेशल होगी, मेंस स्पेशल क्लास होगी। क्योंकि क्या है कि आगे वाले जो भी कंटेंट हैं उसका GS3 के सिलेबस थे, GS3 के सिलेबस से डायरेक्ट लिंकेज है, उसको हम कल पढ़ेंगे और उसमें से बिल्कुल अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, सिलेबस के साथ और कंटेंट के साथ कुछ स्टैटिक जो मेरे नोट्स हैं उसको भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करके आपको कराऊँगा। तो कल की क्लास मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। धन्यवाद।